Dynamic of disease transmission, change of infection, how do how do disease spread। इसका मतलब ये है कि चेंज ऑफ इन्फेक्शन इसको कहते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, तो उससे जो इन्फेक्टेड जो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी इन्फेक्शन एजेंट है, वो हेल्थी इंडिविजुअल तक किस तरह पहुंचते हैं। ठीक है, कौन से चैनल के थ्रू वहाँ पे पहुँचते हैं, कौन से रूट के थ्रू वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस चैनल को हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। Chain of infection. This is the transmission is a process in which several events happen one after the other in the form of a chain. Hence, this process is known as a chain of infection or transmission. मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं वो आकर होते हैं। ठीक है, आफ्टर द वन मतलब एक इवेंट अगर फिनिश होते हैं तो नेक्स्ट इवेंट जो है वो आकर होते हैं। इसी तरह अगर वो इवेंट फिनिश होता है तो एक अनदर जो इवेंट है वो आकर होते हैं। तो ये मतलब कौन कौन से पाथवे जो है ये क्रॉस करके जो हेल्थी इंडिविजुअल है उस तक पहुंच जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ इन्फेक्शन। जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है, सिक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ जो इन्फेक्शन इंक्लूड। इसमें टोटल 6 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। 6 फैक्टर ऐसे हैं जो इन्वॉल्व है एक चेन ऑफ इन्फेक्शन में। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्शस एजेंट। के इन्फेक्शस एजेंट कौन से हैं? ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है? रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब कि जो इन्फेक्शन एजेंट है उसके लिए वो इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ग्रोथ कर सके, जहाँ पे वो मतलब स्टे कर सके। रूट ऑफ एग्जैक्ट मतलब कि जो रिजर्वायर है उससे मतलब रिजर्वायर में जो इन्फेक्शस एजेंट है वहाँ पे स्टोर होते हैं या वहाँ पे वो ग्रोथ करते हैं या वहाँ पे वो स्टे करते हैं, तो उससे कौन से रूट के थ्रू एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? और रूट ऑफ एंट्रीज। ठीक है, कौन सी रूट के थ्रू मतलब ये अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है तो बाई माउथ या बाई नोज जो है ये एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कौन से रूट के थ्रू एंटर होते हैं। और ससेप्टेबल होस्ट, ऐसे होस्ट जो ससेप्टेबल हो फॉर द डिजीज़, जो प्रोन हो फॉर अ डिजीज़। तो ये जो 6 मेन फैक्टर है, दीज आर इन्वॉल्व इन चेन ऑफ इन्फेक्शन। एंड जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो क्या है? इन्फेक्टिव एजेंट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट विल कॉज एन इन्फेक्शन डिजीज़। वो एजेंट जो इन्फेक्शन डिजीज़ को काज कर सकते हैं उसको हम इन्फेक्टिव एजेंट कहते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है और पैरासाइट्स हैं। ये इसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव एजेंट, क्योंकि वायरस में भी ये एबिलिटी है कि वो डिजीज़ इन्फेक्शन को काज कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी काज कर सकते हैं, फंगस भी काज कर सकते हैं और पैरासाइट भी काज कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन एजेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें जो द फर्स्ट फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्टिव एजेंट। अगर इन्फेक्टिव एजेंट नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते, मतलब फिर आगे जो चेंज ऑफ इन्फेक्शन है वो आगे जा नहीं सकते। यहाँ पे जो है ना हम उसको मतलब स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर या जो सोर्स है, द प्लेस वियर द इन्फेक्शस एजेंट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट बिफोर इन्फेक्टिंग अ न्यू ह्यूमन। ठीक है, जब भी कोई न्यू इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करने से पहले ये जहाँ पे स्टे करते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, उसी प्लेस को हम रिजर्वायर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये इन्फेक्टेड पर्सन क्या है? इस टाइम रिजर्वायर है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्टेड एजेंट है, उससे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब उससे जो रूट ऑफ एग्जैक्ट की हम बात करेंगे इसके बाद कि मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टेड एजेंट किस रूट के थ्रू बाहर आते हैं।
चाहे वो अक्सर जो है ना कप के साथ या जो है ब्रीथ के साथ, ठीक है, या जो यूरिन या जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, यानी मुख्तलिफ रूट है ना। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट कैसे जो डिज़ीज़ काज होते हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ कहते हैं, तो वो जो मतलब उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है थ्रू वो उसकी रूट ऑफ एग्जैक्ट और रूट ऑफ एंट्री उसके थ्रू होते हैं। इसी तरह अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो जब वो कॉप करते हैं, ठीक है, या मतलब एयर के थ्रू जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फिर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो रिजर्वायर का मतलब ये है वही प्लेस या वो एरिया जहाँ पे नॉर्मली जो माइक्रोब्स है या जो इन्फेक्शस एजेंट हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ग्रोथ करते हैं बिफोर इन्फेक्टिंग इन अ न्यू ह्यूमन। दिस कुड बी इन्फेक्टेड पर्सन। मैंने पहले अभी बता दिया कि ये जो रिजर्वायर है वो इन्फेक्टेड पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एयर में है या वाटर में है या कोई फूड, ठीक है, या कोई सॉलिड, तो ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं ये रिजर्वायर। और इसके अलावा जो है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल विच सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर इन्फेक्शंस एजेंट आर नोन एज इन्फेक्टेड होस्ट। ठीक है, हम उसको इन्फेक्टेड होस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें इन्फेक्शस एजेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ रिजर्वायर हैं कौन कौन से हैं टाइप? ठीक है, 3 मेन टाइप है इसकी। एक है ह्यूमन, एक है एनिमल और एक है नॉन लिविंग। जिस तरह हमने अभी बात की कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो हम उसको ह्यूमन रिजर्वायर कहेंगे। अगर किसी एनिमल के अंदर जो इन्फेक्शन एजेंट है वो पाए जाते हैं तो उसको हम एनिमल कहेंगे। अगर कोई वाटर में है या कोई फूड है या कोई भी एयर में है तो उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। अब होस्ट रेफर टू द ससेप्टेबल पॉपुलेशन। होस्ट क्या है? जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जो प्रोन होते हैं फॉर द काजिंग ऑफ डिजीज़, उसको हम कहते हैं होस्ट। सम पीपल आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस को। दिस मे बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर होते हैं उसमें इन्वॉल्व, सच एज एज ग्रुप। अगर चिल्ड्रन है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं डिजीज़ को। अगर जो एल्डर एज वाली ग्रुप है उसकी भी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होते हैं, तो वो भी प्रोन होते हैं डिजीज़ को। लैक ऑफ प्रीवियस कॉन्टेक्ट विद द डिजीज़। अगर उस डिज़ीज़ से पहले उसका मतलब लैक ऑफ कंटेंट, इसका मतलब ये है ना कि पहले उस डिज़ीज़ के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई तो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं। इम्यून सप्रेशन वाले लोग, ऐसे लोग जो उसके इम्यूनिटी सप्रेस होते हैं ड्यू टू या तो वो कोई मेडिसिन ले रही है या किसी डिज़ीज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल एड्स है, माल न्यूट्रिशन वाले लोग, ठीक है। इसके अलावा ड्रग डेट पर्सन में भी कंज्यूमिंग या कोई ऐसे ड्रग, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेरॉइड पे हैं, ठीक है, स्टेरॉइड ले रहे हैं तो ऑलरेडी जो उसकी इम्यूनिटी है वो सप्रेस है, तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं डिजीज़ को एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि वो चैनल जिसके थ्रू ये डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैरी करते हैं, या तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिशन होते हैं या इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन होते हैं। मतलब ये 2 मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि जो इन्फेक्शन एजेंट है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफ़र होते हैं, या तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू या इनडायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू ये फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफ़र होते हैं। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? इट्स इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाई बॉडी कांटेक्ट। इसमें जो बॉडी कांटेक्ट है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल शेक इन द हैंड, किसी से हाथ मिलाना, ठीक है, किसिंग करना या सेक्सुअल जो रिलेशन है वो रखना, ये सारी चीज़ें क्या है? डायरेक्टली कांटेक्ट है। इसमें क्या होता है कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ एजेंट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड द ससेप्टेबल इंडिविजुअल और होस्ट। इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है और जो होस्ट है, ससेप्टेबल होस्ट है, इन्फेक्टेड पर्सन से इमीडिएटली बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो ससेप्टेबल होस्ट है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं जो इन्फेक्शन एजेंट है या डिजीज़ एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने अभी बात की कि आकर थ्रू सच एक एज टचिंग, ठीक है, टचिंग के थ्रू
बेटिंग के थ्रू, किसिंग के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और बाय डायरेक्ट प्रोजेक्शंस, ड्रॉप, स्प्रेड, बाय कॉपिंग और जो स्नेजिंग है विद अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन से हैं? टचिंग है, मतलब शेकिंग द हैंड्स है या किसी को टच करना। ठीक है, बाइटिंग है, केसिंग है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखना है, या फॉर एग्जांपल कपिंग के थ्रू या स्नेजिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट है, मतलब थ्रू एयर, अगर 1 मीटर तक उसके डिस्टेंस है आप इसमें, तो उससे डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो हेल्थी इंडिविजुअल है, ससेप्टेबल होस्ट है, उसको ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजीज़ वेज ट्रांसमिशन इज यूजुअली डायरेक्टली और एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये कौन एंड द कॉमन कोल्ड। इसमें देखिए तो जो एड्स है या सिफिलिस है या गोनोरिया है, ये कौन से कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू मोस्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफ़र होते हैं। और कॉमन कोल्ड जिस तरह कपिंग या किसी के मतलब जो स्नेजिंग है, या मतलब अगर उसकी डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर या 1 मीटर तक हो, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो हेल्थी पर्सन है उसमें ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। Droplet transmission occur when the microbes trapped in a mucus and saliva are released from the mouth or nose as a result of speaking, coughing or sneezing, and travel less than 1 meter to contact the next host। इसमें क्या है कि जो माइक्रोब्स होते हैं या तो म्यूकस या जो सलाइवा है वहाँ पे आ जाते हैं जब वो स्पीकिंग करते हैं, जब या वो कफ करते हैं या वो स्नेजिंग करते हैं, तो इसके साथ ये जो माइक्रोब्स हैं वो निकल आते हैं फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड पर्सन। अगर 1 मीटर की जो डिस्टेंस है वहाँ पे जो भी हो तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उस जो ससेप्टेबल होस्ट है उसको ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, नमूनिया है या सीजनल इन्फ्लुएंजा है या जो ब्रोंकोलाइटिस है, ये ऐसी डिजीज़ है जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे पास में भी 1 और 3 टाइप। इनडायरेक्ट में क्या है, हमारे पास या तो एयरबॉर्न है या जो है व्हीकल बॉर्न है या वेक्टर बॉर्न है। ठीक है, इन तीनों जो मतलब सोर्स है इसके थ्रू फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसमें टचिंग नहीं होती, उसमें केसिंग नहीं होती, उसमें डायरेक्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होती, उसमें डायरेक्टली बाइटिंग या बॉडी इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, मतलब बीच में कोई और सोर्स है जो फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ये पहुंचा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है इसमें हमारे पास जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रोब्स हैं या जितने भी इन्फेक्शस एजेंट है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम जो इन्फेक्टेड एजेंट है वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं ससेप्टेबल होस्ट को। यूजुअली ये जो रोड ऑफ एंट्री है, ठीक है, वो कौन से हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जितने भी एयरबॉर्न डिजीज़ है उसकी जो मेन रोड ऑफ एग्जिट या रोड ऑफ एंट्री का अगर हम बात करें तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब जो माइक्रोबियल एरोसोल आर सस्पेंशंस ऑफ डस्ट or droplet nuclei made of wholly or in a part of microorganism may be suspended and ineffective for a long period of time। ठीक है, जो एयर में, डस्ट में, ठीक है, या जो ड्रॉपलेट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो होली माइक्रो ऑर्गेनिज़म या पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो थ्रू ब्रीथिंग जो इंस्पायरेशन हम करते हैं, थ्रू इंस्पायरेशन दीज माइक्रोब फिर एंटर होते हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे, और फिर ये डिजीज़ काज करते हैं लाइक नमूनिया, लाइक जो है सीजनल फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह, ये जितनी भी डिजीज़ है फिर क्रॉस होते हैं, क्योंकि जो एयर है
उसमें ऑलरेडी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे हम इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, सो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एंटर करते हैं थ्रू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और फिर ये आगे जाके डिजीज़ को काज करते हैं। एग्जांपल क्या है एयरबॉर्न डिजीज़ की? इंक्लूड ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ये जो डिज़ीज़ है उसको हम क्या, कौन सी डिज़ीज़ कहते हैं? एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गई, ये ऐसी डिजीज़ हैं जिसको हम एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। अब जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, vehicle borne transmission, contaminated material or objects so as a vehicle non-living object by which communicable agent are transferred to susceptible host. The agent may or may not have multiply or develop on the vehicle. इसकी एग्जांपल क्या है? मतलब अगर हम किसी भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को अगर हम यूज़ करें तो ये वर्क करते हैं एज अ व्हीकल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास टॉयज़ है, हैंडकरचिप है। हैंडकरचिप मतलब रुमाल, जिसको हम रुमाल कहते हैं। अगर वो उस रुमाल को यूज़ करें, उस जो हैंडकरचिप है उसको यूज़ करें और फिर हम उसी रुमाल को यूज़ करें, तो ये व्हीकल की एज आ वर्क एज आ व्हीकल, और फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसके अलावा क्लॉथ्स है, बेडिंग है, फूड सर्विसेज के जो यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। अगर किसी ने किसी कप में अगर उसने चाय पी है और उसी कप में हम भी चाय पियेंगे, तो इसके थ्रू जो है ये इनडायरेक्टली, क्योंकि हम उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है हम उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम उसकी या तो रुमाल को यूज़ कर रहे हैं, या उसकी क्लॉथ्स को यूज़ कर रहे हैं, या उसको बेड को यूज़ कर रहे हैं, या उसकी जो खाने पीने के बर्तन है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये जो हेल्थी पर्सन है उसको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है, अगर कोई स्केबिस के साथ है कोई पेशेंट, और वो जिस बेड में वो सोते हैं, अगर उसी बेड में फिर हम सोएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्केबिस की जो डिज़ीज़ है ये हमें भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि हमने उसकी जो बेड है उसको हमने यूज़ किया है इसमें। ठीक है, या अक्सर जो फ्लू है, जो सीजनल फ्लू है, बहुत ज़्यादा कॉमन है हर जगह पे, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब अगर कोई फ्लू के साथ हो तो हम उसके बर्तन को अलग कर देते हैं। हम कहते हैं कि अपने अलग बर्तन में अपनी पानी पीने हैं, अलग बर्तन में अपनी चाय लेनी है। ठीक है, उसके जो जितने भी यूटेंसिल्स है हम उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द अदर। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी अक्सर ये डिज़ीज़ जो है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की सर्जरी है और उसमें वो हेपेटाइटिस के साथ है, अगर उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने सही तरीके से स्टेराइल नहीं किया और हमने किसी दूसरे पेशेंट की सर्जरी उसकी उस इंस्ट्रूमेंट से करवा दी, तो इससे क्या होगी कि जो हेपेटाइटिस है वो हेल्थी पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, अक्सर ये जो बार्बर शॉप है उसमें क्या होता है, उसमें ये होते हैं ना कि एक ही ब्लेड से जो है ना अक्सर 2, 3, 4 लोगों के हेयर कटिंग होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई ब्लड या कोई बॉडी फ्लूइड हो और दूसरी को वो उससे ब्लेड से अगर उसकी भी कर ले हेयर कटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, तो फ्रॉम जो इन्फेक्टेड पर्सन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म हेल्थी पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं ईजीली। अब जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, आल्सो कंसिडर एज अ व्हीकल और वाटर मिल्क फूड वाटर बॉर्न ट्रांसमिशंस फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा ये देख हमने पहले बात की ना कि फॉर एग्जांपल ये जो इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी मतलब अभी हमने बात की कि अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल है जो इन्फेक्टेड है, अगर उसने कोई भी बर्तन या कोई भी चीज़ यूज़ की है फॉर वाटर फॉर फूड और हम उसकी यूटेंसिल को यूज़ करेंगे, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो इन्फेक्शस एजेंट है वो मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं टू ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं, मिल्क फूड के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, फूड बॉन्ड्स या वाटर बॉन्ड ट्रांसमिशन उसको
उसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये कहने के बेसिकली डाइसेंट्री है या कॉर्ला है या हेपेटाइटिस ए है या हेपेटाइटिस ई है, तो मोस्टली ये कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड्स के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी इंडिविजुअल एंड हेल्थी पर्सन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है सच एज ब्लड, सेरम, प्लाज्मा, ऑर्गन एंड टिश्यू। ठीक है, अगर हम एक पेशेंट के, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है हेपेटाइटिस बी या सी के साथ, अगर हम उसकी स्क्रीनिंग सही तरीके से नहीं कराएं और उसके ब्लड अगर हम किसी दूसरे इंडिविजुअल को जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी सी के साथ नहीं है, लेकिन अगर हम उसको ये ब्लड लगाएंगे तो हम थ्रू इस ब्लड के थ्रू हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या अगर किसी यूज़ सरंज को अगर हम दोबारा यूज़ करें, किसी नीडल को अगर हम दोबारा यूज़ करें, तो इसके थ्रू भी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल हम डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे पास वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है। डिजीज़ ट्रांसफ़र बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मॉस्किटो, फ्लाइज, अटैक ट्रांसमिशन में भी। अब जो मतलब वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन ये है कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन या ससेप्टेबल होस्ट, जो इन्फेक्शन एजेंट है वो जो कैरी करते हैं वो कोई भी, या तो कोई मस्किटो हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें एग्ज़ाम्पल डॉग के, ठीक है, तो ये भी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मतलब जो इन्फेक्शन एजेंट है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो ससेप्टेबल होस्ट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये या तो मैकेनिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब क्या है कि वाई द कंटामिनेटेड मोर पार्ट्स ऑफ द फीड्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जो मैकेनिकल है उसमें जो वेक्टर है वो खुद इन्फेक्टेड नहीं होती। ठीक है, मतलब या तो कोई भी पार्ट उसके जो वेक्टर है उसके साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे उसकी फेट के साथ हो या चाहे उसके किसी और बॉडी पार्ट के साथ, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाए और ये जाकर जो दूसरा ससेप्टेबल होस्ट है उसको ये कैरी करते हैं। बायोलॉजिकल में क्या है कि ऑलरेडी ये खुद भी, ये जो एजेंट है ये खुद भी उसमें इन्वॉल्विंग द मल्टीप्लिकेशंस और द डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द एजेंट एंड द वेक्टर बिफोर ट्रांसमिशन आकर, ये जो वेक्टर है उसमें खुद ऐसी चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है जिसको ऑलरेडी फ्लू है और ये फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फिर कैरी करते हैं, तो इसको हम वेक्टर कहेंगे, बायोलॉजिकल वेक्टर। ठीक है, उसमें खुद ये चेंजेस आ चुके हैं, मतलब उसको खुद ये जो डिजीज़ है वो हो चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद उसमें एंटर हो चुके हैं और फिर वो दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं। और जो मैकेनिकल है उसमें ये बाई सेल्फ जो है इन्वॉल्व नहीं होती, ये सिर्फ कैरियर के काम करती है, फ्रॉम वन पर्सन टू दूसरे पर्सन ये कैरी करते हैं ओनली। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें एक है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर टू द फीटस, जब प्रेग्नेंट वोमेन से फीटस को जो भी डिजीज़ ट्रांसफ़र होते हैं हम उसको कहते हैं वर्टिकल। फॉर एग्जांपल अगर कंजेनाइटल रोबेला है या जो कंजेनाइटल सिफिलिस है, अगर ये फ्रॉम मदर टू फीटस ये ट्रांसफ़र होते हैं तो हम उसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। अच्छा, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो काज इंक्रीज़ करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रिवेलेंस को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऐसे हैं। अगर कोई पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन डिजीज़ वहाँ पे उसकी जो प्रिवेलेंस है ज़्यादा हो सकते हैं। या अगर बहुत पोवर्टी वाले एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, ठीक है, या ग्लोबली वार्मिंग है या अर्बन माइग्रेशन है, मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ से लोग आ जाते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है, या कोई न्यू पैथोजन अगर वहाँ पे आ जाते हैं, इंक्रीज़ इंटरनेशनल जो ट्रैवल है या ट्रेड है अगर ये इंक्रीज़ होता जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये कोविड-19 की अगर हम बात करें तो ये डिजीज़ कहाँ से आया था, ये चाइना से ये डिजीज़ जो है स्प्रेड हो चुका था थ्रू ट्रैवलर, मतलब वहाँ चाइना में जो लोग रहते थे तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग थे, जब वो अपने मुल्क में गए तो अपने साथ जो कोविड-19 की वायरस है वो भी अपने साथ लेकर गए
रहे थे। लॉस ऑफ अ नेशनल बॉर्डर लॉ, मतलब अगर कोई बॉर्डर लॉ नहीं है और लोग आसानी से जो है पार कर सकते हैं बॉर्डर फ्राम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो भी डिज़ीज़ के साथ है। जिस तरह अगर हमारे यहाँ भी सऊदी अरब जाते या यूएई जाते या यूएस किसी भी कंट्री में, तो जाने से पहले हम क्या करवाते हैं, उसकी मेडिकल टेस्ट करवाते हैं जिसको हम मेडिकल चेकअप कहते हैं। ये मेडिकल चेकअप में सारी जितनी भी डिज़ीज़ है, मोस्टली जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस की जाती है। लेकिन अगर कोई लॉ, क्योंकि मतलब बॉर्डर्स लॉ नहीं है, ठीक है, एंड जो नेशनल आपके मतलब लोग जो है इलीगल वे से बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे तो फिर ये मेडिकल चेकअप और ये चीज़ें नहीं हो सकते। तो मोस्टली पीपल फिर एंटर होंगे विद कम्युनिकेबल डिजीज़ और फिर ये दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रेवलेंस है उसको फिर इंक्रीज करेंगे। राइज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेटोजन, आजकल अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं ये मतलब उसकी बहुत ज़्यादा गलत यूज़ हो रहे हैं आजकल। डबल एंटीबायोटिक लोग ले रहे हैं, ट्रिपल एंटीबायोटिक लोग ले रहे हैं। और आप यकीन करिए, इवन आई हैव सीन कि मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी देख लिए हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन के लिए भी एंटीबायोटिक ले रही है और वो भी डबल और ट्रिपल उसमें ले रही है, कम्बिनेशन में वो ले रही है। तो जो दिन के साथ जो है एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस जो है वो आ जाते हैं, जो पेथोजन है फिर रेजिस्टेंट होते हैं टू दिस एंटीबायोटिक, और फिर उस एंटीबायोटिक की उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पेथोजन है उसके ऊपर फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये अगर कोई मतलब अगर एंटीबायोटिक की इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए, रेजिस्टेंस उसको डेवलप हो जाए, जो डिज़ीज़ है उस डिज़ीज़ को फिर हम एरेडिकेट या जो इसको मिनिमाइज़ हम नहीं कर सकते, तो इसकी जो प्रेवलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सही। इसके अलावा और भी कुछ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हेल्थी पॉपुलेशन है अगर वो इमिग्रेट करे, मतलब बाहर चले जाए, तो इससे भी जो प्रेवलेंस है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। या जो इन्फेक्टेड लोग हैं, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है वो इमिग्रेट हो जाए यहाँ पे मतलब कम्युनिटी में, तो इससे भी प्रेवलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको किस तरह हम कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, so prevention refer to the measure that are applied to prevent the occurrence of a disease। अब प्रिवेंशन का मेन जो एम्स है, पर्पस है, वो क्या है कि डिज़ीज़ को अकरेंस से प्रिवेंट करे ताकि डिज़ीज़ ना हो, डिज़ीज़ को आने से पहले उसको प्रिवेंट करना। और कंट्रोल का मतलब क्या है कि दैट्स अ मेजर दैट आर अप्लाइड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशंस आफ्टर द डिज़ीज़ हैज़ ऑकर। देख, जो प्रिवेंशन है उसमें डिज़ीज़ अभी तक जो है डिज़ीज़ नहीं है, डिज़ीज़ की अकरेंस नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि डिज़ीज़ अकर ही ना हो। लेकिन जो कंट्रोल है उसमें ऑलरेडी डिज़ीज़ है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि ये डिज़ीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट ना हो, मतलब एक एरिया तक हम उसको महदूद रखें। जो डिज़ीज़ को महदूद रखना इसको हम कहते हैं कंट्रोल, और डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना ताकि डिज़ीज़ की अकरेंस ही ना हो तो उसको कहते हैं प्रिवेंशन। जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन शुड बी डायरेक्ट टुवर्ड्स अटैकिंग द सोर्स रिजर्वायर है ऑफ द डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, इंटरप्टिंग द ट्रांसमिशन साइकिल, जो चेंज ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़े उसको इंटरप्ट करना है किसी भी स्टेज पे, चाहे स्टेज 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इन्फेक्टेड एजेंट है तो इन्फेक्शस एजेंट को ख़त्म करते हैं, अगर हम वहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे तो चेन ऑफ इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं आएगी। अगर ये रिजर्वायर है तो वहाँ पे उसको रोकना, अगर है तो रूट ऑफ एक्सेट को रोकना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जो है रोकना, मतलब किसी भी जो प्लेस है वहाँ पे जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है। एंड प्रोटेक्टिंग द ससेप्टेबल होस्ट, और जो ससेप्टेबल होस्ट है उसको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन और कंट्रोल का जो मेन प्रिंसिपल है ये 3 चीज़ों पे है कि अटैकिंग द सोर्स मतलब रिजर्वायर जो है उसको पे, इंटरप्टिंग द ट्रांसमिशन साइकिल, ठीक है, और प्रोटेक्टिंग द ससेप्टेबल होस्ट। या तो होस्ट को प्रिवेंट करना है, होस्ट को प्रोटेक्ट करना है, या जो रिजर्वायर है उस पर अटैक करके उसको जो है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने हैं, या जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ट्रांसमिशन
है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, उस पे काम करके उसको ख़त्म कर देना है। जिस तरह हमें क्या बताए जाते हैं हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन कंट्रोल वाले किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यू शुड जो है हैंड हाइजीन और जो वॉश हैंड है बिफोर इन आफ्टर एवरी प्रोसीजर, या हम अगर कोई चेकअप करते हैं असेसमेंट करते हैं तो पेशेंट के साथ मतलब असेसमेंट के लिए या जो मतलब प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने से पहले हम हैंड वॉश करते हैं, और जैसे ही हम जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करते हैं तो इसके बाद हम दोबारा हैंड वॉश करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको इंटरप्ट करना है, उसको ख़त्म करना है, ताकि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो न लेकर जाए, हम एज अ वेक्टर वहाँ पे काम न करें।